शादी से एक रात पहले मैं कस्टमाइज्ड अंगूठी और हाथ से लिखी शपथ लेकर होटल के पेंट हाउस के दरवाजे पर खड़ा था। अंदर से ली शिंगमियान की दबी हुई सिसकियां आ रही थी। वो रोना बहुत हल्का था, लेकिन दुख जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहलाया, प्यार किया, लाड़ किया हो, और अब वो पूरी तरह निढाल हो गई हो। मैंने कार्ड पकड़ रखा था, उंगली सेंसर पर रुक गई। देखा दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। अगले ही पल दरवाजा अंदर से खुल गया कि ये मेरे बुक किए हुए होटल के बाथरूम में सामने आया। उसके बाल अब भी गीले थे, कॉलर खुला हुआ था, गर्दन पर एक हल्का लाल निशान था। उसने मुझे देखा, पहले तो चौंका, फिर धीरे से मुस्कुराया। हल्के में पूछा, इतनी रात को आ गए? उसका अंदाज बेफिक्र था, मानो वही इस कमरे का मालिक हो। मैं चुप रहा, उसे पार करके कमरे के अंदर देखा। ली शिंगमियान बिस्तर के किनारे बैठी थी, बाथरोब ओढ़े हुए। वेडिंग गाउन खिड़की के पास लटक रही थी, सफेदी चुभ रही थी। उसने मुझे देखा, चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, फिर तुरंत चादर का कोना पकड़ लिया। मेरे दिमाग में कोई धमाका नहीं हुआ, कोई चीख नहीं निकली। नहीं, मैं अंदर घुसकर की ये का कॉलर पकड़ने दौड़ा। उस पल मुझे अचानक 4 साल पहले की बात याद आ गई, जब ली शिंगमियान ने पहली बार अपना हाथ मेरी हथेली से खींच लिया था। उसने कहा था कि वह सबसे अहम चीज शादी की रात के लिए बचाकर रखना चाहती है। पूछा था कि क्या मैं उसका सम्मान करूंगा। मैंने पूरे 4 साल सम्मान किया। हमने हाथ पकड़े, गले लगाए, चुंबन किए, लेकिन आखिरी सीमा कभी पार नहीं की। दोस्त मुझ पर पुराने ख्यालात का मजाक उड़ाते, मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। सोचता था कि यह शादी के लिए उसकी तरफ से एक तरह की रस्म है। लेकिन आज, शादी से एक रात पहले, वह वादा इस होटल के बिस्तर पर पड़ा है, और कि ये की मुस्कान में तब्दील हो गया है। ली शिंगमियान ने आखिरकार बोलना शुरू किया। आवाज कांपती हुई कहा, मैं गलत न समझूं। उसे कोई बहाना मिल गया लगता था। जल्दी जल्दी समझाने लगी कि आज रात बहुत तनाव में है, कि ये सिर्फ उससे बात करने आया था। बोली कि थोड़ी शराब पी ली है, इसलिए भावनाएं काबू से बाहर हो गईं। सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी कि ये दरवाजे के सामने खड़ा था। आवाज इतनी मीठी कि कानों में चुभ रही थी। बोला, शिंगमियान पर बहुत दबाव है, कल शादी है। बोला, वह लगातार रो रही थी, कह रही थी कि डर लग रहा है, और तुम्हारा यह मंगेतर व्यस्त है व्यवस्था में, उसे पता ही नहीं कि वह असल में क्या चाहती है। मैंने नीचे देखा, हाथ में गहरे नीले रंग का रिंग बॉक्स था। अंदर मेरे और ली शिंगमियान के नाम के शॉर्ट फॉर्म खुदे हुए थे। मुझे अचानक यह सब विडंबना लगने लगा। मैंने कि ये से पूछा, क्या तुम्हें सचमुच पता है कि वह क्या चाहती है? कि ये मुस्कुराया, बोला, कम से कम आज रात तो मैं तुमसे ज्यादा समझता हूं। ली शिंगमियान का चेहरा बदल गया। उसने कहा, बस करो। लेकिन उसे लगा जैसे उसे अनुमति मिल गई है। आवाज और धीमी कर दी। बोला, तुम अच्छे इंसान हो। उसके लिए शादी का घर, शादी और घर का कर्ज चुकाना भी सब मैंने ही व्यवस्थित किया था। लेकिन उसने मुझसे पूछा, क्या मैंने कभी पूछा कि वह थकती है या नहीं? क्या वह हमेशा मेरे बनाए हुए दुल्हन बनना चाहती है? मैंने उसके शरीर पर वह प्रेसिडेंशियल सूट का बाथरोब देखा, जिसके लिए मैंने पैसे दिए थे। मैंने ली शिंगमियन को यहां रखा था ताकि शादी से पहले की रात घर पर शोर न हो, वह आराम से सो सके। अब कि ये मेरे पैसे से खरीदे बाथरोब में खड़ा है, मुझे बता रहा है कि वह मुझसे ज्यादा मेरी मंगेतर को समझता है। मैंने ली शिंगमियन को मेरी हंसी से डरते देखा। वह तुरंत खड़ी हो गई। वह घबरा गई, मुझे शांत होने को कहा। कल शादी है, सब इंतजार कर रहे हैं। उसकी आंखें लाल थीं। उसने मुझसे विनती की, शोर मत करो, सबकी मेहनत बर्बाद मत करो। लेकिन उस शादी का हर खर्च मैंने अकेले उठाया था। सबकी मेहनत में असल में बलिदान तो मैं ही हुआ था। कि ये एक अच्छे इंसान की तरह आह भरकर उसे मुझसे विनती न करने को कहने लगा कि मुझे उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उसने कितनी आसानी से कह दिया, मानो धोखा कोई मामूली बात हो। मैंने रिंग बॉक्स खोला। उसकी नजर तुरंत उस हीरे की अंगूठी पर टिक गई। मैंने उसे कहते सुना था, इसे पहनना फिल्म की हीरोइन जैसा चमकदार लगता है। मैंने उसके सामने 2 सेकंड तक देखा, फिर बॉक्स बंद करके जेब में रख लिया। मैंने शांति से घोषणा की, शादी रद्द। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह समझ नहीं पाई, हैरानी से पूछा, मैंने क्या कहा? मैंने दोहराया, शादी और सगाई दोनों पूरी तरह रद्द। कि ये के चेहरे का झूठा मुस्कुराहट आखिर जम गया। अब और संभाल नहीं पा रहा था।
वह दौड़कर आई, मेरा हाथ पकड़ लिया, पूछा, कल मेरा चेहरा कहां रखूंगी? इस हाथ को, जिसे 4 साल से पकड़ा था, देखकर मुझे सिर्फ अजनबीपन लगा। मैंने धीरे धीरे उसकी उंगलियां खोली, पूछा, जब तुम यह कर रही थी तब क्या मेरे बारे में सोचा? वह रोते हुए बहाना बनाने लगी, जानबूझकर नहीं किया, बस शादी से बहुत डर लग रहा था। मैंने ठंडेपन से पूछा, तो क्या उसने डर दूर करने में मदद की? उसका शरीर सख्त हो गया कि ये तुरंत भौं चढ़ाकर बोला, मेरी बातें कड़वी हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, पूछा, तुम्हें अच्छी बातें सुनने का क्या हक है? उसने बेवफाई को 3 लोगों की भावनात्मक समस्या बताने की कोशिश की। मुझसे बड़ा मामला न बनाने को कहा। मैंने कहा, तुम गलत हो। फिर तुरंत वेडिंग प्लानर को फोन लगाया। दूसरे छोर से उत्साहित आवाज आई, प्रक्रिया के बारे में पूछा। लेकिन मैं उसे घूरते हुए शब्द दर शब्द आदेश देने लगा। मैंने टीम को सूचित किया, शादी रद्द, सामान सील करो और बाकी पेमेंट रोक दो, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक खर्च काट लो, बाकी पैसे वापस भेज दो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, वह मेरा फोन छीनने लपकी, चिल्लाते हुए रोने लगी, ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक कदम पीछे हटा, वह झुक गई। फोन के दूसरी तरफ प्लानर भी चकित रहे। उन्होंने याद दिलाया कि कल सुबह 8 बजे मेहमानों का स्वागत करना है। अब वापस लौटना मुश्किल है। मैंने बिना हिचकिचाहट पक्के जवाब से कह दिया। मैंने फोन काट दिया। ली शिंगमियान और किये को शादी और दोस्तों के ग्रुप से निकाल दिया। किये मेरी हरकत देखकर आखिरकार घबरा गया। उसने पूछा, क्या मैं सच में सबको बताना चाहता हूं? मैंने उसे देखा, उल्टा पूछा, तुमने कहा था यह सिर्फ भावनात्मक मसला है। मैं मुड़कर चला गया। पीछे से ली शिंगमियान के रोने चिल्लाने की आवाज आई, मुझे वापस बुला रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, गलियारे के अंत में खुलते लिफ्ट की तरफ बढ़ा। धातु के दरवाजे पर मेरा चेहरा दिखा, इतना शांत जैसे अभी सपने से जागा हूं। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से पहले मैंने किये की धीमी आवाज सुनी, वो उसे डरने मत कह रहा था। उसने कहा, मैं सिर्फ डरा रहा हूं, कल जरूर वापस आऊंगा। मैंने लिफ्ट का नंबर घटते देखा। बैंक ऐप खोलकर ली शिंगमियान के कार्ड को फ्रीज कर दिया। मैंने वकील जोऊ को मैसेज किया, कल सुबह 9 बजे शादी रद्द करने के कागजात तैयार रखने को कहा। मैसेज भेजकर मैं स्क्रीन देखता रहा। 4 साल का प्यार एक वाक्य में खत्म हो गया। शादी रद्द, तुम भी रद्द। रात 1:08 ली शिंगमियान का फोन आया। मैं कार में बैठा रहा, जवाब नहीं दिया। 1:13 सास चेन वांझेन का फोन आया, मैंने फिर भी नहीं उठाया। रात 1:20 रिश्तेदारों का ग्रुप जो शिंगमियान जो शादी परिवार था भड़क गया। ग्रुप में सिर्फ सवाल थे। सास ने पूछा, अचानक शादी क्यों रद्द की? ली परिवार की इज्जत कहां रखी? साला ली हाउ ने कहा, मेरा दिल छोटा है। बोला उसकी बहन को बस शादी से पहले घबराहट थी कि भैया ने एक रात साथ दिया। सहेली शुमान ने कहा, जल्दी वापस आओ। बोली, लड़कियों को शादी से पहले डर लगता है, ऐसे मत डराओ। मौसी ने शिकायत की, दावत का पैसा खर्च हो गया, रिश्तेदार आ गए, अब रद्द करना मजाक बनाना है। कि ये ग्रुप में कुछ नहीं बोला, बस फेसबुक पर होटल की रात की तस्वीर डाली, कैप्शन में मजाक उड़ाया कि मैं समझ नहीं दे सकता। मैंने वो लाइन पढ़कर मुस्कुराया। प्रेसिडेंशियल स्वीट का ऑर्डर स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दिया। वो होटल का बिल था, प्रेसिडेंशियल स्वीट 3 रात, पैसा मैंने दिया। फिर शादी की ड्रेस का बिल और दावत के 2,88,000 रुपए का स्क्रीनशॉट। फिर रिश्तेदारों के टिकट और ठहरने का कुल खर्च। और ली शिंगमियान के डांस स्टूडियो के 3.5 लाख रुपए। और पिछले साल सास के ऑपरेशन के 1.2 लाख रुपए। और साले की कार के 2 लाख रुपए। ग्रुप एकदम शांत हो गया। मैंने टाइप किया, शादी का पैसा मैंने दिया, रद्द करना मेरा हक है। तलाक का कारण ली जिंगमियन और किये को दिल से पता है। मैंने ग्रुप में मैसेज भेजा, घोषणा की कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शादी का खर्च उठाऊंगा और अतिरिक्त संसाधनों के उपयोग के लिए वकील को सौंपा। मैसेज भेजने के पूरे आधे मिनट बाद तक ग्रुप में सन्नाटा छाया रहा। ली हाउस सबसे पहले उछला और सवाल करने लगा, आरोप लगाया कि मैं पैसे से दबाव बना रहा हूं। उसका मानना था कि बहन पर पैसा खर्च करना स्वाभाविक है। मैंने सिर्फ 3 शब्दों में ठंडेपन से जवाब दिया, शादी नहीं हुई। चेन वांझिन की तीखी आवाज कार के स्पीकर से फूट पड़ी। मुझे घर बनाने वाला बताकर गाली दी, कहा जिंगमियन से शादी करना सौभाग्य है। घर बनाने वाला, ये 3 शब्द उसने कई सालों से कहे हैं। पहली बार घर आए तो उसने मेरे हाथों पर गांठें देखी।
मुस्कुराकर तकनीक वाले को भरोसेमंद बताया। बाद में पता चला कि मैं सिर्फ स्मार्ट होम और पुराने घरों के रेनोवेशन में पार्टनर हूं, तो रवैया ठंडा हो गया। लेकिन जब मेरे पैसे इस्तेमाल करती थी, कभी शिकायत नहीं की कि मैं घर बनाने वाला हूं। मैंने और समझाने की कोशिश नहीं की, बस वकील जो द्वारा तैयार शादी पूर्व संपत्ति विवरण ग्रुप में भेजा। शादी के घर का पता, मालिकाना हक, डाउन पेमेंट, लोन और सजावट सामान का रिकॉर्ड, हर चीज साफ साफ दर्ज थी। ग्रुप में किसी ने धीरे से पूछा, क्या शादी के घर में भी जिंगमियन का हिस्सा है? मैंने जवाब दिया, नहीं। घर शादी से पहले मैंने पूरा पैसा देकर खरीदा और अकेले भुगतान किया। ली जिंगमियन ने न पैसा दिया, न मालिकाना हक में नाम दर्ज है। चेन वांझे ने तुरंत सवाल किया, अगर शादी का घर है तो बेटी का नाम क्यों नहीं? आरोप लगाया कि मैंने नाम जोड़ने का वादा तोड़ा। वो लाइन देखकर मुझे 3 महीने पहले डिनर टेबल पर का वो दृश्य याद आया। वो खाना परोसते हुए कह रही थी कि आदमी में ईमानदारी होनी चाहिए, नाम जुड़ने पर ही सुरक्षा का एहसास होता है। उस वक्त जिंगमियन नीचे देखकर चुप रही, बस इतना कहा कि मम्मी मेरे भले के लिए कह रही है। मैं लंबे समय तक चुप रहा, फिर कहा शादी के बाद बात करेंगे। उसने इस पर 3 दिन तक बात करना बंद कर दिया। आखिर मैंने झुककर नेकलेस खरीदी, तब उसने फोन उठाया। अब सोचता हूं तो दरारें पहले से ही थीं, बस मैं देखना नहीं चाहता था। आखिर जिंगमियन ने प्राइवेट मैसेज भेजकर मिलने की गुजारिश की, कहा वो सचमुच गलती मानती है। फिर उसने गुहार लगाई कि शादी रद्द न करें, चाहे प्राइवेट बात हो, पहले कल का समारोह तो पूरा कर लें। उसने कहा, तुम जानते हो मैं इस दिन के लिए कितनी उत्सुक थी। मैंने स्क्रीन देखा, समझ गया वो सिर्फ शादी के लिए उत्सुक थी, मेरे लिए नहीं। मैंने जवाब दिया, वो शादी मैंने दी थी, अब नहीं दूंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। 10 मिनट बाद वेडिंग प्लानर ने वेन्यू खाली करने का वीडियो भेजा। होटल के बॉलरूम में स्टाफ फूलों की दीवार उतार रहा था। उस दीवार पर शैंपेन गुलाब से मेरा और ली जिंगमियन का नाम बना था। शादी के अक्षर एक एक करके उतारे गए और पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बों में रखे गए। प्रभारी ने वॉइस नोट भेजा, कहा दुल्हन के रिश्तेदार मंच तोड़ने से रोक रहे हैं। होटल मैनेजर बातचीत कर रहा है। मैंने सीधे फोन लगाया। होटल मैनेजर ने मुश्किल से मिसेज ली की मांग बताई। उसने दावा किया कि शादी रद्द करना सिर्फ जोड़े की लड़ाई थी और मांग की कि वेन्यू की सजावट जारी रखी जाए। मैंने ठंडे स्वर में पूछा कि अनुबंधकर्ता और भुगतानकर्ता कौन है? 2 आप ही की पुष्टि मिली। मैंने नोटिस के अनुसार कार्रवाई का आदेश दिया और फोन काटने से पहले जोड़ा, अगर कोई रोके तो सीधे पुलिस को बुलाओ। 2 ली जिंगमियान ने फिर फोन किया। इस बार मैंने उठाया। उसकी भर्राई आवाज में पूछा कि क्या मुझे इतना कठोर बनना ही था? मैं कार की सीट पर टिका खाली सड़क देख रहा था। कहा, कठोर मैं नहीं हूं। वह रोकर गलती मानने लगी। बचाव करते हुए कहा कि क्यों ये और मेरा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा मैं सोचता हूं। बस डर गई थी और ज्यादा पी ली थी। मैंने उसे टोका, याद दिलाया इन 4 सालों में उसने मुझे हर बार यही कहकर टाला कि पहली रात शादी वाली रात के लिए रखेंगे। मैंने उसका सम्मान इसलिए नहीं किया कि मैं नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैंने उसकी बात को सच मान लिया था। फोन के दूसरे छोर पर सिर्फ सांसें सुनाई दी। मैंने आगे कहा कि वह नहीं चाह सकती या सगाई तोड़ सकती है, लेकिन वह एक तरफ तो मुझसे सब कुछ करवाए और दूसरी तरफ मुझे मूर्ख बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। वह टूटकर रोने लगी। कहा, क्यों ये ने कहा था कि वह बहुत दबाव में है, शादी के लिए खुद को नहीं कुर्बान करना चाहिए। मैंने शांति से कहा, तो अब वह आजाद है, और फोन काट दिया। 3 मैं कार लेकर 2 साल पहले खरीदे गए शादी के घर के नीचे पहुंचा। तब उसने कहा था नदी का नजारा और बड़ी बालकनी पसंद है, तो मैंने दर्जनों प्रोजेक्ट देखकर यह जगह चुनी। सजावट के समय वह सिर्फ तस्वीरें भेजती थी, मैं डिजाइन की बात करता, साइट पर जाता और सामान चेक करता था। उसे ओपन किचन चाहिए था तो बदला, ड्रेसिंग रूम छोटा लगा तो बदला, दीवार का रंग नर्म नहीं लगा तो दोबारा पोता। उसने कभी नहीं पूछा थकते हो क्या? मैंने भी कभी थकान महसूस नहीं की, क्योंकि सोचा था यह हमारा घर है। मैं ऊपर गया, दरवाजा खोला, एंट्री में उसकी चप्पलें पड़ी थीं। अलमारी पर उसके चुने हुए एयर फ्रेशनर, लिविंग रूम की दीवार के पास गिफ्ट बक्से। मैंने कुछ नहीं छुआ, बस उसकी चीजें बॉक्स में पैक की और लेबल लगाए। मैंने प्रॉपर्टी मैनेजर को मैसेज भेजा कि कल सुबह 8 बजे ताला बदल दें और सभी एक्सेस कार्ड ब्लॉक कर दें। सुबह होने से पहले खाली लिविंग रूम में मुझे एक अजनबी नंबर से SMS आया। समझने की जरूरत नहीं थी, क्यों यही होगा।
उसने मजाक उड़ाया कि ली जिंगमियान को बस मेरी आदत थी। शादी रद्द करने से आखिरकार शर्मिंदा तो मुझे ही होना था। मैंने सिर्फ 2 शब्द लिखे, इंतजार करो। मैंने उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर सबूतों के फोल्डर में सेव कर दिया। सुबह होने के बाद जिसे शर्मिंदा होना है उसे पता चल जाएगा असलियत क्या होती है। सुबह 7:40 बजे ली जेंटिंग ने मुझे फोन किया। वह ली जिंगमियान के पिता हैं और ली परिवार का इकलौता इंसान जिसने मुझे कभी कम नहीं समझा। उस साल पहली बार ली के घर खाने पर गया था। चेन वांजेन ने पूछा मेरी सालाना आमदनी कितनी है। ली हाउ ने पूछा क्या गाड़ी लोन लेकर खरीदी है। ली जिंगमियान बस शर्मिंदा होकर हंस रही थी, मेरी तरफ से कुछ नहीं बोली। सिर्फ ली जेंटिंग ने पूछा पुराने घर की रिनोवेशन में सबसे मुश्किल क्या है। मैंने कहा पुरानी स्ट्रक्चर और नई सिस्टम का मेल जोड़ना सबसे अहम है। सिर्फ सुंदरता नहीं, सुरक्षा और लंबे इस्तेमाल पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। बाद में उनकी कंपनी का फायर सेफ्टी ऑडिट फेल हो गया, ऑर्डर रुक गए। मैंने 3 रात जाकर उनके लिए वेयरहाउस वायरिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम डिजाइन किया। उनकी नई फायर रेसिस्टेंट डेकोरेटिव पैनल भी मैंने लैब से टेस्ट करवाए थे और पुराने घर के प्रोजेक्ट्स में इंट्रोड्यूस किया, तब जाकर मार्केट में पैठ बनी। ये सब बातें मैंने ली जिंगमियान के सामने कभी शेखी नहीं मारी। उसे बस इतना पता था कि मैंने थोड़ी मदद की है। वह बार बार कहती थी उसके पापा की कंपनी उनकी खुद की मेहनत से चल रही है, मुझे अपनी ज्यादा अहमियत नहीं समझनी चाहिए। मैंने कभी जवाब नहीं दिया, परिवार में श्रेय लेना देना ठीक नहीं लगा। फोन कनेक्ट हुआ, ली जेंटिंग की आवाज बेहद भारी थी। उन्होंने पूछा जिंगमियान ने आखिर किया क्या है। मैंने कोई चटपटा नहीं लगाया, बस कहा होटल के कमरा 2306 में जाकर खुद उससे पूछ ले। वह कुछ सेकंड चुप रहे, फिर पूछा क्या शादी सच में कैंसिल हो गई। मैंने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने फिर पूछा क्या कोई संभावना बची है। मैंने खिड़की से उगते सूरज को देखा और कहा नहीं। उन्होंने आगे नहीं कहा, बस कहा समझ गया। आधे घंटे बाद मुझे होटल मैनेजर का भेजा वीडियो मिला। वीडियो में ली जेंटिंग का चेहरा सफेद था, कमरा 2306 के सामने खड़े थे। चेन वांजेन पीछे बड़बड़ा रही थीं, जल्दबाजी मत करो, शादी जरूरी है। बात पूरी नहीं हुई थी कि ली जेंटिंग ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी। अंदर से घबराहट की आवाज आई। मैनेजर ने तुरंत कार्ड से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वीडियो हिल गया, लेकिन मैंने साफ देखा क्यों ये अभी भी कमरे में था। उसकी शर्ट के 2 बटन गलत जगह लगे थे। मेरे दिए जिंगमियान के स्पेयर बूटनियर पहने हुए था। ली जिंगमियान बिस्तर के किनारे बैठी थी, आंखें सूजी हुई थी। चेन वांजेन की पहली प्रतिक्रिया हैरानी नहीं थी, बल्कि वह पर्दा खींचने दौड़ी। उन्होंने क्यों ये को जल्दी जाने को कहा। यह एक वाक्य किसी भी सबूत से ज्यादा साफ था। उन्हें पहले से पता था और मामला दबाना चाहती थीं। ली जेंटिंग का चेहरा सफेद से बिल्कुल पीला पड़ गया। क्यों ये ने समझाना शुरू किया तो उसे जोरदार तमाचा पड़ा। वह झटके से सिर हिलाकर रह गया। ली जिंगमियान चिल्लाई पापा। ली जेंटिंग ने उल्टे हाथ से उसे भी थप्पड़ मारा। कमरा सन्नाटे में डूब गया। चेन वांजेन ने उसकी ओर दौड़ते हुए कहा कि वह पागल हो गया है, याद दिलाया कि आज तो शादी है। मैंने ली जेंटिंग को ली जिंगमियान की ओर इशारा करते देखा। उसके हाथ भी जोर से कांप रहे थे। उसने गरजते हुए पूछा कि कौन पागल है। उसकी नजरों में पागल तो हम लोग थे। मैंने स्क्रीन पर देखा कि ली जेंटिंग ने गुस्से में ये की ओर देखा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, उसके मुंह से। कि ये एक ऐसा परजीवी था जो खाने पहनने सबके लिए मेरे भरोसे था, लेकिन शादी से एक रात पहले ऐसा काम कर बैठा। कि ये ने चेहरा ढकते हुए अपनी सच्ची भावनाओं का बचाव किया, लेकिन ली जेंटिंग की चीख ने उसे काट दिया। वे तथाकथित सच्ची भावनाएं बस शिंगमियान के किराए और यूनान शूटिंग के भुगतान से बने झूठ थे। पिछले साल हुआ हादसा और उसका मुआवजा भी नहीं दे पाया। शिंगमियान के उधार देने से ही वह संभल पाया। शिंगमियान के हैरान सवालों के सामने कि ये अभी भी तुम्हें चिंता न दूं कहकर अपने शोषण को छिपा रहा था। सास ने रिश्तेदारों के आने का हवाला देकर समझाने की कोशिश की। नहीं जानती थी कि यह तमाशा पहले ही ली परिवार को शहर की हंसी बना चुका है। उन्हें अब भी लगा कि मैं बहुत कठोर हूं। मानती थी कि मर्द को अपनी मंगेतर के धोखे को सहना चाहिए। पिता के दर्द भरे आरोप सुनकर शिंगमियान चेहरा ढके रो पड़ी। बस कहा कि वह बहुत तनाव में थी। ली जेंटिंग की आंखों की आग बुझ गई। बस बेटी से पूरी निराशा बची थी। उसने शिंगमियान से कहा, कंपनी आज जहां है वह सिर्फ मेरे इस होने वाले दामाद के कारण है। फायर सेफ्टी सुधार से लेकर बैंक के कर्ज तक, रात की विद्युत जांच तक,
सब मैंने ही संभाला। वे घर में रहते, कार चलाते। बेटे की कार और संस्थान की सजावट तक मेरे भरोसे थी। फिर भी मुझे सिर्फ मकान ठीक करने वाला कहा। शादी से एक रात पहले उन्होंने मेरी आखिरी इज्जत भी तोड़ दी। शिंगमियान को वहां सुन बैठे देखकर जैसे पहली बार सच समझा हो। मैंने वीडियो बंद किया। देखना नहीं चाहता था ऐसा नहीं, बस इस बेतुके नाटक को देखने की जरूरत नहीं थी। मैंने ली अंकल को संदेश भेजा, शादी रद्द तय है। काम तो काम, लेकिन निजी रिश्ता यहीं खत्म। उनके माफीनामे के जवाब से मुझे बदला लेने की खुशी नहीं हुई, बस देर से आई थकान थी। 9 वकील झो शादी के घर पहुंचे। फाइलें टेबल पर रखीं। वकील झो ने बताया, शादी से पहले की संपत्ति और बड़े लेन देन के कागजात तैयार हैं। दहेज और कुछ उधार वापस मिल सकते हैं। मैंने हामी भरी, उनकी बात सुनते हुए कि लड़की की बड़ी गलती है। शादी के खर्च पर भी बातचीत हो सकती है। उन्होंने ली परिवार के पिछले साल के 2 लाख के कर्ज का जिक्र किया। अगले महीने खत्म हो रहा है। पूछा कि क्या नोटिस भेजूं। मैं चुप रहा। वह पैसा ली जेंटिंग की कंपनी के मुश्किल वक्त में मैंने अपने नाम से दिया था। उन्होंने लौटाने का वादा किया था। मैंने भी पूरा विश्वास किया था, इसलिए मैंने कभी जल्दबाजी नहीं की। लेकिन इस पल मुझे समझ आया, मुझे भावनाओं और हिसाब किताब को पूरी तरह अलग करना होगा। मैंने एक शब्द कहा, भेजो। मैंने जोड़ा, भाषा कठोर न हो, लेकिन प्रक्रिया औपचारिक होनी चाहिए। वकील जो ने सिर हिलाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रॉपर्टी मैनेजर ताला बदलने वाले मास्टर के साथ आ गया। मास्टर ने पूछा, क्या अभी ताला बदलना है? मैंने कमरे में लेबल लगे बक्सों की तरफ देखा। मैंने जवाब दिया, बदलो। पुराना ताला हटते ही फोन कंपन हुआ। ली शिंगमियान ने शादी की पोशाक पहने होटल के फर्श पर बैठी एक फोटो भेजी। उसने पूछा, मैंने शादी की पोशाक पहन ली है, तुम सच में मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे? मैंने फोटो कुछ सेकंड तक देखा, फिर तुरंत उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। दरवाजे का ताला कड़क की आवाज के साथ बंद हुआ। मुझे पता था इस पल से वह मेरे घर में कभी नहीं आ सकेगी। सुबह 10, मूल रूप से तय मेहमानों का स्वागत समय। मैं होटल नहीं गया, लेकिन लाइव वीडियो लगातार मेरे फोन पर आ रहे थे। बैंक्वेट हॉल के बाहर रिश्तेदारों को स्थिति समझ नहीं आ रही थी। लाल लिफाफे लिए साइन इन डेस्क के सामने शिकायत कर रहे थे कि फूलों की दीवार आधी हटा दी गई है। उन्होंने पूछा, दूल्हा कहाँ है? क्या आज शादी नहीं होनी थी? वेलकम बोर्ड भी क्यों हटा दिया? चेन वांचेन ने वाइन रेड गाउन पहनकर मुस्कान बनाए रखी। समझाया कि बस जोड़े में झगड़ा हुआ है, शादी फिर भी होगी। ली हाउ भी साथ दे रहा था, कह रहा था कि मैंने उसकी बहन को 4 साल तक चाहा है। मैं वाकई रद्द नहीं कर सकता। किसी ने मजाक में कहा, दूल्हा बेअदब है, शादी के दिन मूड खराब कर रहा है। आजकल के मर्द बहुत नाजुक हो गए हैं। मैंने वीडियो में उन चेहरों को देखा। कल रात तक वे सब मेरे रिश्तेदार थे। उन्होंने मेरे लाल लिफाफे लिए मेरी व्यवस्था की गाड़ियों में बैठे। खाने के दौरान बार बार कहते, यांझो कितना समझदार है। आज वे मुझे गाली दे रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से, मानो पहले की घनिष्ठता कभी थी ही नहीं। वेडिंग प्लानर ने धीमी आवाज में फोन किया। कहा कि मिसेज ली ने लोगों को लगाकर बड़ी स्क्रीन हटाने से रोका है। मैंने कहा, तुरंत कल रात मेरा भेजा शादी रद्द करने का बयान दिखाओ। प्लानर ने हैरानी से पूछा, क्या अभी? मैंने दृढ़ता से दोहराया, अभी 10:18 बजे। बैंक्वेट हॉल की बड़ी स्क्रीन अचानक जल उठी। जहां शादी की तस्वीरें दिखनी चाहिए थीं, वहां साफ साफ काले अक्षरों में एक पंक्ति दिखी। मैंने स्क्रीन पर सार्वजनिक रूप से घोषणा की, आज की शादी रद्द है। मेरी और ली शिंगमियान की सगाई औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है। कारण, शादी से पहले लड़की की गंभीर विश्वासघात। आगे की संपत्ति संबंधी मामले पूरी तरह वकील को सौंपे जाएंगे। मैं सभी आए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, हुआ खर्चा मैं उठाऊंगा। आप सभी शांति से भोजन कर सकते हैं, शगुन की जरूरत नहीं। वहां तुरंत हंगामा शुरू हो गया। चेन वांचेन चीखती हुई स्क्रीन बंद करने के लिए कहने लगी। ली शिंगमियान शादी की पोशाक पहने वेटिंग रूम से भागकर बाहर आई। वो सजीजी सूरत अभी पूरी तरह बेरंग हो गई है कि ये उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने जो सफेद सूट पहना है, वो तो मैंने खुद ग्रूम्समैन के लिए ऑर्डर किया था। भीड़ में खड़ा होकर भी वो अपनी शान बनाए रखना चाहता है। बस ये कह रहा है कि ये हमारे बीच की एक छोटी सी गलतफहमी है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्क्रीन पर दूसरा पेज खुल गया। सीधे रूम 2306 के चेक इन रिकॉर्ड दिखा दिए। रिकॉर्ड के मुताबिक कल रात 11:47 बजे कि ये ने कार्ड स्वाइप करके उस कमरे में दाखिल हुआ।
जबकि मैं तो 12:31 बजे वहां पहुंचा और सुबह 1:02 बजे तक भी कि ये वहां से नहीं गया। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। मौत जैसी खामोशी ने पूरे हॉल को घेर लिया। फिर तीसरा पेज खुला। वो था कि ये का सुबह सुबह भेजा हुआ मुझे चुनौती भरा मैसेज। उसमें उसने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि क्या तुम्हें लगता है स्टारमीन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और कहा कि शादी रद्द करने से सिर्फ तुम्हारी ही बदनामी होगी। भीड़ में से किसी की सांस रुकने की आवाज आई। सब यही बात कर रहे थे कि ग्रूम्समैन शादी से एक रात पहले दुल्हन के कमरे में कैसे घुस गया। आखिरकार की ये का चेहरा बदल गया। वो पागलों की तरह कंट्रोल रूम की ओर भागा, चिल्लाते हुए कहा कि यह प्राइवेसी का उल्लंघन है, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया। स्क्रीन पर चैट रिकॉर्ड चलता रहा। ये मैंने हैक करके नहीं लिया था, बल्कि ये उसने खुद घबराकर मुझे भेजा था। कि ये ने उससे पूछा था कि कल रात के बाद मिसेस शेन बनकर क्या उसे पछतावा होगा। उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता, बस बहुत डर लग रहा है। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उसे सिर्फ व्यवस्था देता हूं, प्यार नहीं, और उसे सलाह दी कि आज की रात तो कम से कम खुद के लिए जी ले। नीचे उसकी सुबह भेजी हुई वॉइस मैसेज का टेक्स्ट है। वो बता रही है कि वो ज्यादा पी गई थी और कि ये बस उसके साथ बैठा रहा। पूरे हॉल के हंगामे के बीच ली स्टारमीन स्क्रीन के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि मैं सचमुच उसे छोड़ रहा हूं। चेन वांजेन अभी भी स्थिति संभालने की कोशिश कर रही थी। रिश्तेदारों से चिल्लाकर कह रही थी कि ये सब जवानों की शराब की वजह से हुआ है, और मुझ पर आरोप लगा रही थी कि मैं छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रहा हूं। तभी ली जेंटिंग बैंकेट हॉल में आया। वो 10 साल बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन आवाज अभी भी स्थिर थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, बस बहुत हो गया, और सीधे अपनी बकबक करती पत्नी को रोक दिया। बेचैन होकर उसे बोलने के लिए कह रही चेन वांजेन और सभी की टकटकी के सामने वो मजबूती से खड़ा रहा। उसने सभी से माफी मांगी और कबूल किया कि शादी रद्द होने की जिम्मेदारी उसकी बेटी की है, मेरी, शेन यांजो की नहीं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। ली स्टारमीन रोते हुए चिल्लाई, पापा, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने सभी से रेड पैकेट वापस ले जाने को कहा और कहा कि जो चाहे खाना खाकर जाए या सीधे चला जाए, और बाहर की बदनामी की बात हो तो ली परिवार उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। इस वाक्य का वजन पीछे स्क्रीन पर दिख रहे सबूतों से भी ज्यादा भारी था। आखिरकार ससुर ने खुद अपनी गलती मान ली। वे सभी रिश्तेदार और दोस्त जिन्होंने अभी अभी मुझे नाटकीय कहा था, अब कुछ नहीं बोल सके। वे एक एक करके शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। एक बार फिर मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई कि ये ने अचानक बोलना शुरू किया, ली शिंगमियान का बचाव करते हुए। कहा कि वह बस शादी के दबाव में बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि मेरे इन सालों के त्याग दरअसल नियंत्रण थे। पैसे का जिक्र करना सिर्फ उसे अपराध बोध में डालने का तरीका था। उसकी यह बात सुनने में अच्छी लगी। दुर्भाग्य से मुझे पहले से पता था कि वह ऐसा ही कहेगा। अगले ही पल स्क्रीन पर 5वां पेज दिखा। उसमें 3 साल में तरह तरह के बहानों से लिए गए 47 लाख के कर्ज के रिकॉर्ड थे, जिनमें से 28 लाख दरअसल मैंने ली शिंगमियान को दिए संस्थान के रेनोवेशन के रिजर्व फंड से आए थे। 6ठा पेज उसकी यात्राओं की टाइमलाइन थी। मुंह से कहता था उसे तनाव मुक्त करने जा रहा हूं, हकीकत में हर बार वही पैसे देती थी। यहां तक कि होटल के अपग्रेड का खर्च भी सीधे मेरे सब कार्ड से काटा गया था। 7वां पेज बेस्ट मैन के सूट की कस्टमाइज्ड ऑर्डर स्लिप थी, जिस पर पेमेंट करने वाले का नाम मेरा था। कीमत 12,000। वहां मौजूद किसी ने खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने उसका पैसा लिया, उसके कपड़े पहने और उसकी दुल्हन के साथ सोया। ज्यादातर लोगों ने उसके मोटे चेहरे का मजाक उड़ाया। खुद को रखेल बनाकर रखना और फिर भी श्रेष्ठता का एहसास। कि ये का चेहरा लाल हो गया। बचाव में कहा कि ये सारे पैसे ली शिंगमियान ने खुशी खुशी दिए थे। हालांकि मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन स्क्रीन के पीछे से मैंने आवाज भेजी। इंचार्ज ने सीधे मेरी आवाज बाहर सुना दी। मेरी शांत आवाज गूंजी, कहती हुई कि उसका और ली शिंगमियान का पैसा मैं नहीं देखता, लेकिन निर्धारित फंड का दुरुपयोग उसकी मैं जिम्मेदारी तय करूंगा। मैंने बताया कि कल रात उसने चुनौती भरा मैसेज भेजा था। आज तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वकील का नोटिस जल्द ही स्टूडियो पर पहुंच जाएगा। आखिरकार मैंने सगाई तोड़ने की घोषणा की। उसे बताया कि मेरे द्वारा खरीदी गई वेडिंग ड्रेस पहनकर मेरा इंतजार न करे, मैं नहीं आऊंगा। बैंक्वेट हॉल में ली शिंगमियान आखिरकार खड़ी नहीं रह सकी। टेबल के किनारे पकड़कर बैठ गई, बुरी तरह रोने लगी। लेकिन अब मुझे तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे याद है कल रात उसने पूछा था कि क्या मैं थोड़ा उदार हो सकता हूं।
अब मैं बहुत उदार हूं, मेहमानों के लिए खाना छोड़ दिया है और उसके लिए भी आखिरी थोड़ी सी इज्जत बचा रखी है। खुद न पहुंचना इसलिए नहीं कि मैं डर गया था, बल्कि इसलिए कि वह अब मेरे सामने आने के लायक नहीं रही। शादी रद्द होने के अगले दिन दोपहर ली शिंगमियान, चेन वांजिन, ली हाओ और की ये को लेकर शादी के घर आ गई। प्रॉपर्टी मैनेजर ने पहले ही मुझे फोन कर दिया था, बताया कि वह लोगों के साथ सामान लेने आई है, मूड ठीक नहीं है। मैं स्टूडियो में ड्राइंग पर काम कर रहा था, सुनते ही बस इतना कहा, 10 मिनट में पहुंचता हूं, उन्हें दरवाजा न खोलने दे। जब मैं सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो नीचे तमाशा देखने के लिए काफी पड़ोसी जमा हो चुके थे। रिया श्वेत कोट पहने हुए थी, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। चेन वांजेन ने प्रॉपर्टी मैनेजर को दरवाजे के पास खड़े होकर गालियां देते हुए वह चिल्ला रही थी कि यह उसकी बेटी की शादी का घर है और प्रॉपर्टी से पूछ रही थी कि उसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। प्रॉपर्टी मैनेजर ने मुश्किल से समझाया कि घर का मालिक मैं हूं, दरवाजे की एक्सेस अपडेट हो चुकी है, मैं आपको अंदर नहीं जा सकता। ली हाओ ने यह देखा और सीधे दरवाजे पर जोर से लात मार दी। मेरे कानों में तीखी आवाजें आईं, मुझे घमंडी कहा गया, यहां तक कि मेरी बहन की शादी वाले घर पर भी कब्जा कर लिया। मैं आगे बढ़ा, भीड़ ने अपने आप मेरे लिए रास्ता बना दिया। रिया ने मुझे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। रोती हुई वह मेरी ओर आई। वह सिसकते हुए बोली कि आखिरकार मैं आ गया, लेकिन मैं उससे 3 कदम दूर रुक गया। ठंडी आवाज में पूछा कि क्या वह अपना सामान लेने आई है। उसने होंठ चबाते हुए मुझसे बात करना चाहा, लेकिन मेरे जरूरत नहीं ने उसे चुप करा दिया। आंसू भरी आंखों से उसने मुझ पर ताला बदलने का आरोप लगाया कि उसे अपने कपड़े भी नहीं मिल रहे। मैंने प्रॉपर्टी ऑफिस की ओर इशारा किया, बताया कि सारा सामान लेबल लगाकर पैक किया गया है, चेक करके ले जाए। चेन वांजेन ने ठंडी हंसी हंसते हुए पूछा, मुझे याद दिलाया कि यह रिया का घर होने का वादा था, इसे कुरियर पार्सल की तरह नहीं भेजा जा सकता। मैंने शांत भाव से उसकी ओर देखा, कहा कि यह शादी के बाद का वादा था और अब कोई शादी नहीं है। वह चुप हो गई, फिर और तेजी से युवा नुकसान की मांग करने लगी। पूछा कि रद्द हुई शादी का मुआवजा कैसे दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए बैग से पहले से तैयार कागजात निकाले, इस हिसाब को सुलझाने का फैसला किया। प्रॉपर्टी पेपर्स, खरीद समझौता, रेनोवेशन रिकॉर्ड, उपकरणों की सूची एक एक करके दिखाए, साथ ही उस दौरान के सभी बिल, बिजली, पानी, प्रॉपर्टी और घरेलू सहायता के जो मैंने चुकाए थे। मैंने कागजात आगे बढ़ाए, कहा कि यह शादी से पहले की संपत्ति है, सगाई टूटने पर मुझे इसका उपयोग वापस लेने का अधिकार है। चेन वांजेन का चेहरा बदल गया। पड़ोसियों की फुसफुसाहट ज्वार की तरह बढ़ने लगी। चर्चाओं ने पूरी कीमत से घर खरीदने की सच्चाई उजागर कर दी और शादी की रात ताला बदलने के फैसले की पुष्टि की। रिया ने शर्मिंदगी से पूछा कि मैंने सबके सामने यह सब क्यों किया। मैंने पीली पड़ी उसकी ओर देखा, कहा कि मैंने निजी तौर पर सामान दिया था, लेकिन उसने सार्वजनिक रूप से चुना कि यह साफ सुथरे कपड़ों में आगे आया, मुझ पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया, 4 साल के रिश्ते को नजरअंदाज करने का। मैंने पूछा कि उसे उसकी तरफ से बात करने का क्या अधिकार है। उसने कहा कि वह पैसे से अपमान नहीं देख सकता, अगर पैसे की बात है तो मैंने एक और सूची निकाली, उसे पहले चुराए हुए पैसे वापस करने दो। पिछले 3 सालों में उसने सिंगमियन से 4,70,000 रुपए लिए हैं, जिनमें से 2,80,000 मेरे रेनोवेशन फंड से हैं। पिछले साल की 10 लाख की दुर्घटना मुआवजे की रकम भी आखिरकार उसके खाते में चली गई। वह गुस्से में दावा करता है कि सिंगमियन ने खुद मदद की। मैं कहता हूं कि अब पूरी रकम नहीं मांगूंगा, लेकिन फंड के दुरुपयोग वाले हिस्से के लिए मैं वकील को सौंपूंगा, उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। लोगों ने क्यूई की तरफ अलग नजर से देखा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी सोसाइटी गेट पर टो ट्रक की आवाज आई। ली हाओ ने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ली हाओ भागकर उनसे पूछने लगा कि वे क्या कर रहे हैं, दावा करते हुए कि वह उसकी कार है। सड़क किनारे एक सफेद मर्सिडीज खड़ी थी। टो ट्रक ड्राइवर नंबर प्लेट की पुष्टि के लिए फोटो ले रहा था। ली हाओ आगे बढ़कर रोकने लगा, पूछा किसने टो करने को कहा। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा, कहा श्री शेन ने कहा है। प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर रहा हूं, क्योंकि कार रजिस्ट्रेशन और लोन दोनों श्री शेन के नाम है। ली हाओ ने आंखें फाड़कर मुझसे पूछा, इस जीजाजी का मतलब क्या है। मैंने ठंडे स्वर में सुधारा, अब जीजाजी न बुलाओ।
कार मैंने खरीदी, डाउन पेमेंट और लोन मैंने दिया। उसने 1 साल चलाई, 1 पैसा नहीं दिया, अब वापस ले रहा हूं। ली हाओ चिल्लाने लगा। कहने लगा यह कार मैंने उसे प्रैक्टिस के लिए दी थी। मैंने चैट रिकॉर्ड दिखाया, स्पष्ट किया कि उधार दी थी। कार पहले चलाओ, लोन मैं अभी भर देता हूं। नौकरी लगने पर खुद संभाल लेना। उसने जवाब दिया था कि चिंता मत करो, फायदा नहीं उठाऊंगा। शुक्रिया का इमोजी भी भेजा था। लेकिन अब वह सब भूल गया है। पड़ोसी हंसने लगे। किसी ने मजाक उड़ाया, यह तो फ्री में उड़ाना है। जीजा बनने से पहले ही कारगर मिल गए। ली हाओ का चेहरा लाल हो गया, शर्म से गड़बड़ा गया। चेन वांजेन ट्रक पर हाथ मारने लगी, चिल्लाई मत खींचो। कहने लगी यह उनकी कार है। मैंने सीधे पुलिस को फोन किया, सहायता के लिए कहा। बताया कि कार खींचने में रुकावट है, सामने वाला बहुत उत्तेजित है। चेन वांजेन अचानक जम गई। उसे यकीन नहीं था कि मैं सच में पुलिस बुलाऊंगा। ली सिंगमियन आखिरकार टूट गई। पूछा क्या मुझे इतना कठोर बनना जरूरी था? घर में नहीं आने दिया, कार वापस ली, पैसे भी गिनवाए। क्या मैंने कभी उसे प्यार नहीं किया? मैंने हैरान उसे देखा। शांति से 2 शब्द कहे, किया था। बिल्कुल इसलिए क्योंकि किया था। मैंने उसकी और उसके परिवार की पूरे 4 साल तक इज्जत और देखभाल की। उसके पिता की कंपनी में मदद की, भाई के लिए कार खरीदी, मां का इलाज करवाया, शादी का घर और विवाह भी तैयार किया। लेकिन मैंने उसे बताया, जब तू मुझसे प्यार करती है तो मेरे प्यार से दूसरे आदमी को नहीं पाल सकती। ली शिंगमियन की आंखों से आंसू तुरंत गिर गए, वह दर्द से कराह उठी। यह बात छुरी की तरह थी, जिसने उसके सारे झूठे बहाने काट दिए। पुलिस की गाड़ी जल्दी पहुंच गई, अधिकारियों ने हालात समझे और कागजात जांचे। चूंकि कार और घर मेरे नाम है, मुझे उन्हें संभालने का अधिकार है। विवाद कानूनी रास्ते से सुलझाया जाना चाहिए। चेन वांजेन नाराज थी, लेकिन अब और शोर मचाने की हिम्मत नहीं हुई। ली हाओ ने कार को टो होते देखा, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। शी चुपके से पीछे हट गया, यह सब मैंने देख लिया। वह ऐसा ही है, फायदे में हो तो दिल से बात करता है, मुसीबत आते ही सबसे पहले भाग जाता है। ली शिंगमियन ने भी यह नजारा देखा। पहली बार उसकी नजरों में शक दिखा। एने पैक किया हुआ बॉक्स उसके सामने धकेला। उसे चीजें गिनने और साइन करने को कहा। वह कांपते हुए कलम उठाई, लेकिन साइन नहीं कर पा रही थी। उसने पूछा, क्या हम वाकई फिर कभी नहीं मिल सकते? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह जवाब उसे पहले ही पता होना चाहिए था। वकील के दफ्तर के मीटिंग रूम में चेन वांजेन बैठते ही अपना बैग मेज पर पटक दिया। मेरे वकील के सामने। चेन वांजेन अभी भी घमंड से कह रही थी कि उन्हें कोई डर नहीं है। वकील जो ने चश्मा ठीक किया, शांत स्वर में उन्हें याद दिलाया कि यह संपत्ति बंटवारे की बातचीत है। चेन वांजेन ठंडी हंसी हंसते हुए हिसाब लगाने लगी। कहा कि शादी रद्द होने से ली परिवार की बेइज्जती हुई। उसने दावा किया कि 8,88,000 रुपए की दहेज राशि वापस नहीं की जाएगी। यहां तक कि शादी की तस्वीरें और रिश्तेदारों का किराया भी मुझे देना होगा। उसने बेटी के 4 साल के नुकसान का मुआवजा भी मांगा। मैं सामने बैठा रहा, पूरी बैठक में एक शब्द नहीं बोला। ली शिंगमियन पीली पड़ी हुई बगल में बैठी थी। कई बार बोलना चाहिए, लेकिन मां ने रोक दिया। ली हाओ भी आया था। अंदर आते ही उसने मुझे घूरना शुरू कर दिया, जैसे मैंने उसकी जान ले ली हो। ये नहीं आया, बस मैसेज भेजा कि उस पर सोशल मीडिया में हमला हो रहा है। हालत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ सकता। वह मैसेज पढ़कर ली शिंगमियन की आंखें और धुंधली हो गईं। वकील जो ने फाइल खोली। कहा कि लड़की की बड़ी गलती के कारण पूरा दहेज वापस चाहिए। चेन वांजेन ने जोर से मेज पटकी। गुस्से में पूछा कि हमारे पास क्या सबूत है? वकील जो ने मेरी तरफ देखा, मैंने हल्का सा सिर हिलाया। उसने होटल के कार्ड रिकॉर्ड, सीसीटीवी स्क्रीनशॉट और चैट हिस्ट्री मेज पर रख दी। चेन वांजेन की आवाज धीमी पड़ गई। अभी भी बहाना बना रही थी कि बस जवानी में ज्यादा पी लिया था। वकील जो ने उसे टोका, कहा कि कानून में डिटेल पर बहस नहीं होती। जिम्मेदारी तय करने के लिए सबूत मौजूद है। रिहाओ ने बेसब्र होकर कहा, अमीर लोग हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने उल्टा सवाल किया, गाड़ी वापस देने से पहले तुमने भी यही कहा था ना? रिहाओ का चेहरा सुन्न हो गया। वकील जो ने पढ़ना जारी रखा, बताया कि रिहाओ का गाड़ी पर कोई हक नहीं है। गाड़ी कानूनी तौर पर वापस ले ली गई है। फिर आती है 2 लाख का व्यक्तिगत कर्ज। यह 7 महीने से ओवरड्यू है। रिहाओ घबरा गया।
उसने बहाना बनाया, यह पैसा जीजाजी ने दिया था, परिवार में कर्जा क्यों लिखें। मैंने फोन निकाला, तुरंत एक रिकॉर्डिंग चलाई। रिकॉर्डिंग में गाड़ी लेने के दिन की आवाज थी। वह पक्के इरादे से कह रहा था कि यह पैसा उधार माना जाएगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही रिहाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। चेन वांझेन ने उसे घूरा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। पूछा, तुमने सच में ऐसा कहा था? रिहाओ हकलाने लगा, कहने लगा, मैं तो बस दिखावे के लिए कह रहा था। वकील जो का चेहरा बिना किसी भाव के था। उन्होंने कहा, दिखावा भी कानूनी तौर पर इरादा जताता है। यह सुनकर मैं हंसी बमुश्किल रोक पाया। वकील जो ने अगला पन्ना पलटा। कहा, अदा की गई मेडिकल फीस हम वापस नहीं मांगेंगे। चेन वांझेन के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी, लेकिन वकील जो ने फिर मोड़ लिया। वकील जो ने पढ़ा, आगे की फीस नहीं दी जाएगी। चेन वांझेन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी सेहत खराब है, दवाइयां महंगी हैं। पिछले साल मैंने सब अदा किया, उसने कभी शुक्रिया नहीं कहा। बस कहती थी, दामाद होने के नाते यह तो करना ही था। लेकिन अब यह सब जरूरी नहीं रहा। डांस स्टूडियो के रेनोवेशन का पैसा गलती से किए के अकाउंट में चला गया। हमें वापसी का अधिकार सुरक्षित है। ली शिंगमियान ने अचानक सिर उठाया। उसने चुकाने का वादा किया, लेकिन किए की गैर मौजूदगी में वह अटक गई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि ये ने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। वकील जो ने घोषणा की, छोड़े गए हिस्से के अलावा 13,68,000 रुपए वापस करने होंगे। चेन वांझेन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह रकम सुनकर हैरान थी। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। वह अब डर गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं हर पैसा गिनूंगा। उसने नरमी दिखाई, भावनाओं से खेलने लगी। पूछा, क्या तुम सच में हमें मार डालोगे? मैंने शांति से देखा, कहा, मैं सिर्फ पालना बंद कर रहा हूं, मार नहीं रहा। ली शिंगमियान के कांधे कांपने लगे। आखिरकार उसे समझ आया, पिछले 4 साल सिर्फ मेरे पैसे से चले थे। शादी का घर, गाड़ी, दवाई, रेनोवेशन, शादी, यहां तक कि ससुर के बिजनेस का पैसा भी मेरा था। लेकिन उन्हें लगता था मैं सब कुछ इसलिए दे रहा था क्योंकि मैंने ली शिंगमियान से ऊंची शादी की थी। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। ली जेंटिंग बेहद खराब मूड में फाइल लेकर आए। उनकी आवाज भारी थी। 2 लाख का बिजनेस लोन समय पर वापस करूंगा, कोई चोरी नहीं। मैंने सिर हिलाकर विश्वास जताया। वह मुड़े, पत्नी और बच्चों को घूरा, पूछा, तुम लोगों को? चेन वांझेन ने सिर झुकाकर चुप्पी साध ली। ली हाउ ने नाराजगी से मुझ पर दिखावा करने का आरोप लगाया। ली झेंटिंग ने गुस्से में मेज थपथ पाई। उसे डांटते हुए कहा कि मेरा पैसा खर्च करके भी ली परिवार की इज्जत उड़ा रहा है। ली शिंगमियान ने आंसू बहाते हुए पिता से रुकने की विनती की। उसकी आंखों में निराशा और असहायता भरी थी। ली झेंटिंग ने पूछा कि वह खूबसूरत बातें करने वाला व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा। ली शिंगमियान का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे खुद भी जवाब नहीं पता था। बैठक समाप्त हुई। चेन वांझेन ने आखिरकार प्रारंभिक निपटान पुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। वकील के कार्यालय से बाहर निकलते ही ली शिंगमियान ने मेरा पीछा किया। वह सीढ़ियों पर खड़ी होकर मेरा नाम पुकार रही थी। हवा ने उसके लंबे बाल उड़ा दिए। कभी मुझे उसका धूप में इस तरह खड़ा होना बहुत पसंद था। वह कोमल और पवित्र दिखती थी। लेकिन अब मेरे दिमाग में केवल वह होटल स्वीट आती है। वह रोते हुए पैसा लौटाने का वादा करती है, बस कि वह केईये पर ज्यादा दबाव न डाला जाए। इस समय भी वह केईये की चिंता कर रही है। मुझे केवल हंसी आ रही है। मैंने उल्टा पूछा कि क्या उसे लगता है कि मेरी हालत ठीक है। वह स्तब्ध रह गई। मैंने कुछ नहीं कहा, मुड़कर कार में बैठ गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा कि वह वहीं खड़ी है, जैसे आखिरकार समझ गई कि क्या खो दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। केईये का स्टूडियो पुराने शहर की एक कार्यालय इमारत में है। उसने अपनी छवि बहुत उच्च स्तर की बनाई है। वह एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और भावनात्मक उपचार ब्लॉगर है। उसकी सोशल मीडिया फीड में केवल रोशनी, छाया और दूर के पहाड़ हैं, और कुछ कोमल दिखने वाले वाक्य। वह कहता है कि स्थिर रिश्ते आपकी असली पहचान को न रोकें। लड़कियों में भागने का साहस होना चाहिए। पहले ली शिंगमियान को यह बात बहुत पसंद आती थी। अक्सर उसकी पोस्ट्स मुझे दिखाती थी। उस समय मुझे केवल बेचैनी होती थी, लेकिन मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अब सोचता हूं तो इसे कमजोरी समझा गया होगा। वकील जो ने कर्ज के लेन देन की जांच करते समय अचानक कुछ पीड़ितों का पता चला। पहली लड़की जो सामने आई, उसका नाम जियांगलाई था। उसने सतर्कता से संदेश भेजकर पूछा, क्या केईये ने उससे भी कहा था कि उसे मूल परिवार से चोट पहुंची है?
प्यार पर विश्वास करना मुश्किल है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये का तरीका पहली बार इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैंने जियांग लाई को कैफे में मिलने के लिए कहा। वह एक आर्ट टीचर है। उसने कहा कि ये ने उसकी प्रतिभा की तारीफ की थी। फिर विभिन्न कारणों से 12,000 उधार ले लिए। बाद में उसे पता चला वह एक साथ कई लड़कियों से यही कह रहा था। जियांग लाई ने चैट रिकॉर्ड निकाले। उसने उससे जो कहा वह ली शिंगमियान से लगभग एक जैसा था। उसने कहा कि वह बहुत समझदार है और हमेशा निराश होती है, उसे अपने लिए जीना चाहिए। मैं स्क्रीनशॉट देख रहा था, गुस्सा नहीं आ रहा था, केवल एक ठंडी पुष्टि का एहसास था। राजेश आवेग में नहीं है। वह दूसरों के रिश्तों में इसी तरह परजीवी की तरह जीता है। दूसरा शिकार राजेश का पूर्व सहायक था। उसने खुलासा किया कि उसके सारे पुरस्कार नकली थे, यहां तक कि वे चिकित्सा लेख भी कई विदेशी ब्लॉगर्स से अनुवादित और संशोधित थे। इससे भी अधिक विडंबनापूर्ण यह है कि उसने कहा कि वह ज्वांशी में सार्वजनिक सेवा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह ली सिंगमियन द्वारा भुगतान किए गए होमस्टे में रह रहा था। मैंने इन सबूतों को इकट्ठा किया, लेकिन तुरंत सार्वजनिक नहीं किया। मैं इंतजार कर रहा था। और हां, तीसरी रात को राजेश ने पहले एक लाइव स्ट्रीम शुरू की। स्ट्रीम का शीर्षक था पावरफुल मैन द्वारा साइबर बुलिंग के बाद। वह सभी लड़कियों की तरफ से बोलना चाहता था। जब मैं अंदर गया तो लाइव स्ट्रीम में पहले से ही हजारों लोग थे। राजेश ने सफेद शर्ट पहनी थी। वह थका हुआ दिख रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। वह ऐसा दिखावा कर रहा था मानो किसी पर हमला नहीं करना चाहता। वह अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बता रहा था। उसकी कहानी में सिंगमियन सिर्फ एक अच्छी लड़की थी जिसे शादी से पहले चिंता थी और दोस्तों की जरूरत थी, और मैं वह व्यक्ति बन गया जिसने पैसे और अनुबंध का इस्तेमाल करके उसे शर्मिंदगी के खंभे से बांध दिया। चैट में लोग मुझे गालियां देने लगे, कहने लगे कि लड़का बहुत भयानक है, तोड़ने के बाद भी उसे बर्बाद कर दिया। कुछ ने मुझ पर नियंत्रण की इच्छा रखने का आरोप लगाया। लड़की को भागने की सलाह दी। उसने तर्क देना जारी रखा कि उसकी आर्थिक स्थिति मेरे जैसी नहीं है, लेकिन प्यार भुगतान का प्रमाण पत्र नहीं है। उसने कहा कि हर भुगतान को रिकॉर्ड करने वाला आदमी प्यार नहीं कर रहा बल्कि निवेश कर रहा है। मैंने स्क्रीन देखकर मुस्कुराया। वह वाकई अवधारणाओं को बदलने में माहिर है। अगर सिर्फ ब्रेकअप होता तो मैं हर कप कॉफी, हर गुलदस्ता का हिसाब नहीं करता, लेकिन उन्होंने मेरे पैसे से होटल में रहा। शादी से एक रात पहले मुझे धोखा दिया, यहां तक कि चाहते थे कि मैं कुछ हुआ ही नहीं ऐसा दिखावा करूं और शादी पूरी करूं। यह प्यार का मामला नहीं है, बल्कि किसी को मूर्ख बनाने का मामला है। मैंने खुद आगे नहीं आया, बल्कि वकील जो को आधिकारिक अकाउंट से बयान जारी करने दिया। बयान में उसकी झूठी बातों पर सीधा हमला किया गया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके बाद 9 तस्वीरें संलग्न की गईं जो पक्के सबूत थे। पहली तस्वीर जियांग लाई से पैसे उधार लेने की चैट रिकॉर्ड। दूसरी एक और महिला से उधार लेने का रिकॉर्ड। तीसरी दिखाती है कि उसका कथित अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। चौथी उसकी स्टूडियो के ग्राहक केस की चोरी की गई तस्वीरों की तुलना है। पांचवीं सिंगमियन के खाते से प्राप्त भुगतानों की विस्तृत सूची है। छठी साबित करती है कि वे फंड वास्तव में मेरे विशेष ट्रांसफर से आए थे। सातवीं लाइव स्ट्रीम से पहले सिंगमियन को भेजा गया उसका संदेश है। उसे सख्त हिदायत दो कि ज्यादा कबूल न करे, नहीं तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। आठवां रिकॉर्ड होटल के रूम कार्ड के इस्तेमाल का है। आखिरी वाला लाल मोहर लगा वकील का नोटिस है। लाइव स्ट्रीम तुरंत धमाके से भर गया। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों से साफ डर झलक रहा था। कमेंट्स का रुख एकदम पलट गया। उसका मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि यह इमोशनल सपोर्ट नहीं, प्रोफेशनल कोठीबाजी है। किसी ने उसे धोखाधड़ी वाला मेल बेस्ट फ्रेंड कहा। एक लड़की के पैसे से दूसरी को खुश करना। किसी ने ताना मारा कि शादी से पहले खुद के लिए जीने की सलाह देता था। पता चला खुद के लिए जी रहा था। वह घबराकर लाइव बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई पीड़िताओं ने एक साथ आवाज उठाई। जियांग लाई ने पहले लंबा पोस्ट लिखकर शिकायत की। उसके पूर्व असिस्टेंट ने अहम रिकॉर्डिंग लीक कर दी, और एक लड़की ने ट्रांसफर रसीदें शेयर की, जिसमें पता चला कि उसने पिता के कैंसर का बहाना बनाकर पैसे उधार लिए थे। बाद में उसे पता चला कि उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और घर पर ताश खेल रहे हैं। ली शिंगमियन का फोन आया तब मैं प्रोजेक्ट प्लान देख रही थी। अनजान नंबर देखकर मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से उसकी कापती आवाज आई। पूछ रही थी कि क्या यह सब सच है।
मैं चुप रही। वह आखिरी उम्मीद की तरह मुझसे चिपक गई और कई ये कि मेरे ऊपर लगाए गए झूठे आरोप दोहराने लगी कि मैं उससे नफरत करती हूं, इसलिए झूठे सबूत बनाकर उस पर कीचड़ उछाल रही हूं। मैंने शांति से सिर्फ एक सवाल पूछा, तो क्या तुम उस पर यकीन करती हो? फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद रोते हुए बोली, पता नहीं। मैंने कहा, तुम 27 साल की हो चुकी हो, तुम्हारी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वह टूटकर रो पड़ी, धोखा खाने का दर्द बयां करते हुए, उसकी पहले की मिठास याद करते हुए। बोली, वह उसके कई दुख के पलों में साथ रहा। मैंने हल्के से कहा, हां, वह तुम्हारे दुख में साथ रहा, लेकिन असल में तुम्हारे दुख को दूर करने वाला तो मैं थी। उसने रोने वाले को चुना और बारिश से बचाने वाले को छोड़ दिया। उसका रोना अचानक रुक गया। मैंने कुछ नहीं कहा, सीधा फोन काट दिया। उस रात केये का अकाउंट प्लेटफॉर्म ने ब्लॉक कर दिया। उसके स्टूडियो में लोग कर्ज मांगने पहुंच गए और ली शिंगमियन ने पहली बार उसकी तरफदारी नहीं की, लेकिन यह होश नहीं था। बस आखिरकार उसे एहसास हुआ कि जो इंसान उसे समझता था, उसकी अपनी जिंदगी भी पूरी तरह झूठी थी। ली जेंटिंग ने दोबारा मिलने का समय दिया, एक आम सी चाय की दुकान में। वह पत्नी बेटी के बिना आया। मेज पर सिर्फ पुअर चाय और 2 कॉन्ट्रैक्ट थे। शादी वाले दिन से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। कनपटी के बाल सफेद हो चुके थे। वह कहता है कि आज वह अपनी बेटी के लिए माफी मांगने नहीं आया है, क्योंकि वह जानता है कि हम वापस नहीं जा सकते। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। उसने कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ धकेला, कहा कि कर्ज चुकाना है। वह 2 लाख का वर्किंग कैपिटल लोन 2 किस्तों में चुकाएगा। पहली किस्त इस महीने के आखिर तक, दूसरी 3 महीने के अंदर। अगर मुझे भरोसा न हो तो वह फैक्ट्री और मशीनें गिरवी रख सकता है। मैं कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था, अच्छी तरह जानता हूं कि ली परिवार के पास अभी कैश फ्लो, एक साथ पूरा पैसा चुकाना मुश्किल होगा। अगर मैं ज्यादा दबाव डालूं तो वह सच में मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन मैं भी पहले की तरह निजी रिश्ते और बिजनेस के रिस्क को मिला नहीं सकता। मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे। अगर समय पर किस्तें भर दी तो अलग से गिरवी रखने की जरूरत नहीं। ली जेंटिंग की आंखों में राहत दिखी। उसने चाय का घूंट लिया, कड़वी मुस्कान के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, पहले लगता था बेटी जिद्दी है तो क्या हुआ, दिल अच्छा है तो बस। लेकिन अब समझ आया, दिल अच्छा होना मतलब दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने उसे दिलासा नहीं दिया, क्योंकि यह एक पिता के तौर पर उसकी सच्चाई है। बात कंपनी की गड़बड़ियों पर आई। मेरे द्वारा दिया प्रोजेक्ट भी मेरे हटने से रुक गया है। सप्लायर भी पूछ रहे हैं कि अब टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा। मैं उसका मतलब समझ गया। ली परिवार को ऑर्डर मेरी टेक्निकल साख की वजह से मिलते थे। अब मैं निकल गया हूं तो पार्टनर सावधान हो गए हैं। कानों में उसकी धीमी गुहार सुनाई दी। वह चाहता है कि मैं साइन हो चुके प्रोजेक्ट का हैंडओवर पूरा कर दूं, नहीं तो कंपनी को पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। मैं चुप रहा। यह निजी मामला नहीं, यह क्लाइंट और टीम की जिम्मेदारी है। मैं मान गया, लेकिन शर्त रखी कि आज से सभी सर्विसेज मार्केट रेट पर अलग कॉन्ट्रैक्ट से होंगी। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं ली परिवार के लिए गारंटी नहीं बनूंगा। उसने सिर हिलाकर कहा, यह तो बनता है। जब हम बात खत्म कर रहे थे तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक खुल गया। ली जिंगमियान दरवाजे पर खड़ी थी, साफ दिख रहा था रोई है, आंखें बुरी तरह लाल थीं। ली जिंगमियान का वह वाक्य, पापा आप सच में यानजोऊ के पास आ गए, मेरे कानों में सिर्फ एक चाल सुनाई दी। ली जेंटिंग का माथा तन गया। उसने बेटी से पूछा, आखिर यहां आकर क्या करना चाहती है? उसने पिता को जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूरती रही। उसने पूछा, क्या मैं उसके पिता से मिलने, कंपनी का हैंडओवर करने को तैयार हूं? क्या मेरे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है? मैंने सामने खड़ी इस औरत को देखा, बस एक ही ख्याल आया, यह कितनी बेतुकी है। मैंने ठंडे स्वर में 2 शब्द कहे, नहीं। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मैं हैंडओवर कर रहा हूं क्लाइंट और मजदूरों के लिए, बिल्कुल भी उसकी वजह से नहीं। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसके शरीर से सारी ताकत एक झटके में निकल गई हो। उसने रोते हुए कहा कि पहले जब भी वह रोती मेरा दिल पिघल जाता था, इसीलिए उसे लगता था कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार उसके चेहरे से आंसू टपक पड़े। ली जेंटिंग ने उसे फटकार लगाई, कहा, और शर्मिंदा मत करो। वह मुड़कर पिता की ओर देखा, तीखी आवाज में पूछा, तुम मुझे मुसीबत में क्यों डाल रहे हो?
ली जेंटिंग ने जोर से मेज थपथ पाई। गुस्से में कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह सिर्फ एक गलती थी? उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने सिर्फ शादी ही नहीं बर्बाद की, बल्कि 4 साल से तुम्हारा साथ देने वाले आदमी को भी तबाह कर दिया। वह कि ये खुद के कर्ज भी नहीं चुका सकता। वह तुम्हारे दहेज और अस्पताल के बिल कैसे चुकाएगा? क्या वह ली हाउ को नौकरी दिला सकता है? क्या वह कंपनी के ऑर्डर बचा सकता है? ली जिंगमियन चुप हो गई, क्योंकि जवाब साफ था, नहीं, कि यह अपनी मुसीबत भी नहीं संभाल सकता। वह वहीं खड़ी रही, उसका चेहरा धीरे धीरे उदास होता गया। तभी मेरा फोन बजा। कंपनी के पार्टनर मिस्टर ली का कॉल था। मिस्टर ली ने सीधे कहा, वे सिर्फ मेरा प्लान मानेंगे। पूछा, क्या प्रोजेक्ट जारी रह सकता है? मैंने ली जेंटिंग की ओर देखा और हैंडओवर पूरा करने का वादा किया। मानकों के मुताबिक चले तो प्रोजेक्ट जारी रह सकता है। मिस्टर ली ने राहत की सांस ली। कबूल किया, मेरी देखरेख के बिना वे ली फैमिली की मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। फोन की आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन कमरे में हर कोई साफ सुन सकता था। ली जिंगमियन हैरानी से मेरी ओर देख रही थी। आखिरकार समझ गई, क्लाइंट को ली फैमिली पर नहीं, मुझ पर भरोसा है। ली जेंटिंग ने आंखें बंद कर लंबी सांस ली और पूछा, अब समझ आया? उसके होंठ कांपे, बोली, पता नहीं, हमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं हल्के से मुस्कुराया, बोला, मैंने बताया था। मैंने कहा प्रोजेक्ट व्यस्त है, वेयरहाउस जाना है। उसने कहा मैं उसके साथ नहीं रहा। मैंने कहा कंपनी में दबाव है। उसने कहा खुद को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। मैं रात भर प्लान बनाता रहा। उसने कही ये के लिए गुड नाइट भेजता है, तुम तो बस काम ही जानते हो। ली जिंगमियन के आंसू टपकने लगे। आखिरकार उसे सच याद आया। कोई नहीं बताया, बल्कि उसने कभी सुना ही नहीं। एंगेजमेंट टूटने के 7वें दिन उसने समुद्र तट की तस्वीर डाली। लंबी कैप्शन, इशारों भरी, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। उसने माना कि वह परफेक्ट नहीं है और शादी से पहले गलत फैसला किया, लेकिन फिर भी पूछ रही थी, क्या रिश्ता टूटना सिर्फ एक की गलती है? ली जिंगमियन ने पोस्ट डाली। कंट्रोल और प्लानिंग से दब गई, सांस घुटने लगी। दावा किया, शादी से पहले ब्रेकडाउन जिम्मेदारी से भागना नहीं था, बस बहुत दिनों से समझा नहीं गया। यह पोस्ट जल्दी ही स्क्रीनशॉट लेकर ऑनलाइन वायरल हो गई। कुछ लोगों ने आदमी को कंट्रोलिंग बताकर बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ का कहना है कि ऐसे आदमी सबसे खतरनाक होते हैं जो हमेशा देने का दिखावा करते हैं, ब्रेकअप के बाद हर पैसे का हिसाब मांगते हैं। कुछ का मानना है कि लड़की भी गलत थी, लेकिन लड़के ने सबके सामने उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया। मुझे इन बातों से कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ली शिंगमियान के ये जैसा पूरा धोखेबाज नहीं है। वह खुद को पीड़ित साबित करने में माहिर है, पूरी जिम्मेदारी लेने से कतराती है। इसलिए वह मुझ में ही कमी ढूंढेगी ताकि अपने गिल्ट को कम कर सके। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसी रात पूरी टाइमलाइन लॉयर्स को दे दी। अगली सुबह स्टूडियो ने स्टेटमेंट जारी किया। शीर्षक था, एंगेजमेंट खत्म करने के मामले की सच्चाई। स्टेटमेंट में भावनाएं नहीं, सिर्फ तारीखें थीं। 4 साल पहले हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई। 3 साल पहले मैंने उसकी डांस अकादमी के खर्चे उठाने शुरू किए। 2 साल पहले शादी का घर खरीदा, उसने एक पैसा नहीं दिया। 1.5 साल पहले ली फैमिली बिजनेस को फायर सेफ्टी और प्रोडक्ट अपग्रेड में मदद की। 1 साल पहले चेन वांजेन के मेडिकल बिल भरे। 6 महीने पहले वेडिंग एडवांस, ड्रेस और गेस्ट्स के होटल का पेमेंट किया। शादी से पहली रात के ये उसके होटल रूम में गया और पूरी रात रहा। शादी वाले दिन मैंने वेडिंग कैंसिल की और सारे खर्चे उठाए। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी सेटलमेंट लॉयर्स को सौंपा। स्टेटमेंट के साथ एविडेंस लिस्ट भी थी। हर चीज का नंबर, तारीख और सोर्स दिया गया। आखिरी पैरा मैंने खुद लिखा। कहा कि शादी से पहले किसी को भी चुनने का अधिकार है। अगर वह सीधे मना कर देती तो मैं मान लेता, लेकिन धोखा देकर इज्जत बचाने की मांग नहीं स्वीकार। मैं खुद को पीड़ित नहीं बता रहा, बस फैक्ट्स, अकाउंट्स और रिलेशनशिप को अलग रखना चाहता हूं। स्टेटमेंट के बाद पूरा माहौल बदल गया, क्योंकि टाइमलाइन बिल्कुल साफ थी। उसके कंट्रोल के दावे एविडेंस के सामने लंबे समय तक फायदे लेने जैसे लगे। नेटिजन्स ने सबसे कड़वी बात कही, उसे सांस नहीं घुट रही थी, बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर रोमांटिक नहीं लग रहा था। यह लाइन तेजी से वायरल हुई। ली शिंगमियान ने पोस्ट डिलीट की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेन वांजेन ने गालियां देकर फोन किया, मैंने नहीं उठाया।
ली हाउ ने टोन मारकर कहा, मैं रुपए पैसे का हिसाब कर रहा हूं। फिर पता चला वह मेरी गाड़ी चलाता है और 20 लाख उधार लेकर नहीं लौट आया। डर कर रातों रात अकाउंट डिलीट कर दिया। इस सारे ड्रामे में सबसे बुरा हाल कि ये का हुआ। वह इस मामले से फायदा उठाना चाहता था, खुद को कंट्रोलिंग रिलेशनशिप के खिलाफ लड़ने वाला हीरो बनाना चाहता था। लेकिन कई पीड़ितों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उसके स्टूडियो पर लैंडलॉर्ड ने रेंट न देने की नोटिस लगा दी। ग्राहकों ने भी रिफंड की मांग शुरू कर दी। तीसरे दिन उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया और संपर्क से बाहर हो गया। ली शिंगमियान ने उसे ढूंढा। आखिरकार उसने मुझे एक लंबा ईमेल भेजा। ईमेल का विषय था, क्या हम एक बार ठीक से बात कर सकते हैं? मैंने इसे नहीं खोला। वकील जोऊ ने मुझे याद दिलाया, श्री शेन, सुझाव है कि इसे सहेज कर रखें, जवाब न दें। मैंने कहा, पता है। लेकिन उस रात मैंने अभी भी ईमेल प्रीव्यू में कुछ पंक्तियां देखी। यान जोऊ, मुझे लगता है मैं वाकई गलत थी। पहले मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों ये मुझे समझता है, अब पता चला वह बस मेरे जिद्दीपन की बात मान रहा था। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? भले ही वापसी न हो, बस मुझे तुम्हारे सामने खड़े होकर सॉरी कहने दो। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया। सॉरी तो बोली जा सकती है, लेकिन हर सॉरी के बाद कोई बात नहीं मिलता। क्यों? ये इसलिए मिला क्योंकि वह भागना चाहता था। उसने स्टूडियो का किराया बकाया छोड़ा, कुछ लड़कियों का पैसा दबाया और ग्राहक अग्रिम राशि वापस मांग रहे थे। मजबूर होकर उसने अपना सामान समेटा और शहर छोड़ने की तैयारी की। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जियांग लाई और एक और पीड़ित ने उसे रोक लिया। वहां बड़ी हलचल हुई। किसी ने पुलिस को बुलाया। मुझे सहयोग के लिए थाने जाने की सूचना मिली, क्योंकि क्यूए से जुड़ी एक राशि में 28 लाख रुपए मेरे द्वारा ली शिंगमियान को दिए गए रेनोवेशन फंड से थे। थाने के बाहर ली शिंगमियान भी थी। उसने काला कोट पहना था, पूरी तरह से सूख गई थी। मुझे देखते ही वह तुरंत खड़ी हुई और बोली, यान जोऊ। मैंने सिर हिलाया, जैसे जवाब दिया। उसकी आंखों में थोड़ी चोट दिखी, लेकिन जल्दी ही सिर झुकाकर बोली, क्यों? ये कहता है कि वे सारे पैसे मैंने खुशी से दिए थे। अगर मैं उसकी तरफ से न बोलूं तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। मैंने उसे देखकर पूछा, तो तुम उसकी तरफ से बोलना चाहती हो? वह घबराकर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं बस, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मैं चुप रहा। यही ली शिंगमियान की सबसे बड़ी समस्या है। वह हमेशा नहीं जानती क्या करना है, इसलिए वह दूसरों से उसके लिए फैसला करवाती है। पहले मैं उसकी असल समस्याएं सुलझाता था, बाद में क्यों ये उसके लिए भावनात्मक जवाब बनाता था। उसने कभी खुद अपने फैसलों की जिम्मेदारी नहीं ली। जल्द ही पुलिस वाले हमें अंदर बुलाने लगे। क्यों? ये पूछताछ कक्ष के बाहर की कुर्सी पर बैठा था, चेहरा मुरझाया हुआ। पहले वाली कोमल और सभ्य छवि बिल्कुल नहीं थी। ली शिंगमियान को देखते ही वह जैसे जान बचाने की उम्मीद से चिल्लाया, शिंगमियान, जल्दी बताओ उन्हें कि वे पैसे तुमने खुशी से मुझे उधार दिए थे। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, है ना? ली शिंगमियान के होंठ सफेद पड़ गए। कि ये नाराज हो गया और चिल्लाया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उस रात तुम खुद तैयार थी। तुमने ही कहा था शादी नहीं करना चाहती। तुमने ही कहा था शेन यानजोऊ तुम्हें दबाव महसूस करा रहा है। अब जब मुसीबत आ गई तो सब मुझे दोष दे रहे हो। यह सुनते ही ली शिंगमियान पूरी तरह जम गई। कि ये अब भी कह रहा था, मैं मानता हूं मैंने पैसे उधार लिए, लेकिन क्या शेन यानजोऊ इतना साफ है? वह तो बस पैसे के बल पर हमें दबा रहा है। अगर वह सच में तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें एक बार माफ क्यों नहीं कर सकता? मैं मुस्कुरा दिया। कि ये तेजी से मेरी ओर मुड़ा, तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, तुम अब भी औरतों का फायदा उठा रहे हो, इस पर हंस रहा हूं। उसका चेहरा उतर गया। मैंने सामग्री पुलिस अधिकारी को सौंप दी। मैंने ट्रांसफर रिकॉर्ड, उपयोग विवरण और चैट रिकॉर्ड मेज पर रख दिए। स्पष्ट किया कि निजी समझौता स्वीकार नहीं है। कि ये का चेहरा बदल गया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे मारने पर तुले हो? मैंने उसे देखा। उल्टा पूछा, जब तुम शादी की पूर्व संध्या पर उस कमरे में गए थे, तब आज का दिन सोचा नहीं था? वह दांत पीसकर बोला, तुम्हारी खुद की औकात नहीं ली शिंगमियन को रोकने की। आखिरकार ली शिंगमियन ने हाथ उठाकर किये को जोरदार थप्पड़ मारा। साफ थप्पड़ की आवाज गूंजी। कॉरिडोर में सबकी नजरें हम पर टिक गईं। किये ने अपना गाल पकड़ा, उसकी तरफ नायकीनी भरी नजर से देखा। ली शिंगमियन की आंखों से आंसू छलक पड़े, कांपती आवाज में कहा, बस करो। कि ये वहीं ठिठक गया।
ली शिंगमियन रो पड़ी, तुमने मेरी शादी और 4 साल का रिश्ता बर्बाद कर दिया। उसने निराश होकर कहा कि ये तुम तो शुरू से मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते थे। कि ये शर्मिंदा होकर गुस्से में बोला, तुम लालची हो और शिकार बनने का नाटक कर रही हो। यह बात थप्पड़ से भी ज्यादा चुभ गई। ली शिंगमियन ऐसी लगी जैसे सबके सामने नंगी कर दी गई हो, लड़खड़ा रही थी। वह दीवार पकड़कर ही खड़ी रह सकी। और इस बार मैंने उसे सहारा नहीं दिया। पहले उसका पैर मुड़ जाता, मैं तुरंत झुककर उसे उठा लेता। अब वह गिरे या ना, मुझे कोई मतलब नहीं। पुलिस अधिकारी ने की ये को पूछताछ कक्ष में बुला लिया। कॉरिडोर में सिर्फ मैं और ली शिंगमियन रह गए। वह धीरे से बैठ गई, घुटने पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। उसने माना कि वह सच में गलत थी। मैंने नीचे देखा, वह बुरी तरह रो रही थी। लेकिन मेरे दिल में अब कोई हलचल नहीं हुई। मैंने उससे कहा, तुम्हें अभी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि अब तुम्हें इसकी कीमत पता चली है। वह सिर उठाकर मेरी ओर देखी, उसके चेहरे पर आंसू थे। मैंने फिर पूछा, अगर सब कुछ ठीक चलता रहता तो क्या तुम्हें लगता तुम गलत थी? उसने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं कह सका, क्योंकि उस जवाब का सच बहुत क्रूर था। वह उस रात को हमेशा एक राज ही रखती और मेरे सब्र को अपनी सुरक्षा की गारंटी समझती। जियांगलाई हमारे पास से गुजरी। शांतिपूर्वक कहा कि री ये हर लड़की से वही बात कहता है। उसने इशारा किया कि री ये खुद कभी बेहतर इंसान नहीं रहा। ली जिंगमियन और जोर से रोने लगी। मैं मुड़कर चला गया। ली जिंगमियन अचानक कूदकर आई और मेरे कपड़े पकड़कर मुझे फिर से पाने की गुहार लगाने लगी। उसने कहा, सिर्फ मुआवजा देना चाहती है। मैंने ठंडेपन से उसका हाथ छुड़ा लिया। मैंने उसे बताया, मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं हूं, मरम्मत की जरूरत नहीं। वह वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। बाहर धूप बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ साये पूरी तरह अतीत में ही रह गए। 1 महीने बाद संपत्ति का निपटान अंतिम चरण में पहुंचा। ली परिवार ने कुछ दहेज वापस कर दिया। ली जेंटिंग ने ली हाउ का आधा कर्ज चुका दिया। बाकी की किश्तों में चुकाने की सहमति हो गई। चेन वांझेन का रवैया चुप्पी में बदल गया। वह मेरी मदद से विशेषज्ञ का अपॉइंटमेंट लेना चाहती थी, लेकिन ली जेंटिंग ने रोक दिया। ली जेंटिंग ने कहा, मुझे और परेशान मत करो। ली परिवार ने मेरा बहुत कुछ बकाया छोड़ा है। यह सुनकर मैंने बस सिर हिला दिया। मैंने ली जेंटिंग से बदला नहीं लिया। वह इस सारे तमाशे में उन चंद लोगों में से एक था जिन्हें अभी शर्म आती थी। लेकिन मैं भी पहले जैसा नहीं रहूंगा। उसकी कंपनी को अपने ससुराल के भविष्य का व्यवसाय समझकर मदद नहीं करूंगा। प्रोजेक्ट हस्तांतरण खत्म होने वाले दिन ली जेंटिंग खुद मुझे पार्किंग तक छोड़ने आया। ली अंकल ने कहा, आगे मौका मिला तो चाय पिलाएंगे, बस एक बड़े के तौर पर शुक्रिया। उसने जिंगमियन या सहयोग की बात नहीं की। मैं मुस्कुराकर बोला, मौका मिलेगा तो। उसने मेरी दूरी समझ ली और जबरदस्ती नहीं की। उस रात मैं स्टूडियो में सामान समेटने गया। पार्टनर किन यूचुआन ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट मेरी मेज पर फेंका। उसने कहा, हैचेंग के पुराने इलाके के नवीनीकरण प्रोजेक्ट में सीधे मेरा नाम लिया गया है। पूछा, जाओगे? मैंने फाइलें पलटीं। प्रोजेक्ट की अवधि 6 महीने की थी। बिल्कुल सही, इस शहर से दूर जाने का मौका। मैंने कहा, जाऊंगा। किन यूचुआन ने भौं चढ़ाकर पूछा, इतनी जल्दी? डर नहीं कि कोई तुम्हारे पीछे हैचिंग तक आ जाएगी? मैंने उसे देखकर पूछा, तुम्हें काम नहीं है क्या? वह हंसा, बोला, आखिरकार तुम इंसान जैसे लग रहे हो। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन वह सही था। पिछले 4 सालों में मैंने बहुत सारी ऊर्जा ली जिंगमियन पर लगा दी थी। उसे मेरी ओवरटाइम पसंद नहीं थी, तो मैंने काम कम कर दिया। उसे लगता था मैं बहुत बाहर जाता हूं, तो मैंने दूसरे शहरों के प्रोजेक्ट ठुकरा दिए। उसने कहा, री ये हर वक्त तैयार रहता है। तो मैंने सोचा, कहीं मैं उसके साथ कम तो नहीं रहता। अब सोचता हूं, मैं चमक नहीं सकता था, ऐसा नहीं था। बस खुद को उसकी भावनाओं की जेल में बंद कर लिया था। रात के 9 बजे स्टूडियो का दरवाजा बजा। मैंने सोचा खाना आ गया। दरवाजा खोला तो देखा, ली जिंगमियन वही शादी की ड्रेस पहने बाहर खड़ी थी। वही जो शादी के दिन पूरी नहीं पहन पाई थी। लहंगा जमीन पर घसीटा, धूल लग गई। उसके हाथों में एक डिब्बा था। उसमें मेरे दिए गहने, तस्वीरें, तोहफे थे। वह बहुत पतली हो गई थी, मेकअप भी ठीक नहीं था, आंखों के नीचे की कालिख चिप नहीं रही थी। उसने धीमी आवाज में मेरा नाम लिया, यानजो। कहा, कल शादी की ड्रेस वापस करने से पहले आखिरी बार मुझे देखना चाहती है। मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, सीधी बात करने को कहा। उसकी नजरें मंद पड़ गईं, कहने लगी कि मेरी चीजें लौटानी है।
मैंने कहा, दरवाजे पर रख दो। उसने कड़वी मुस्कान के साथ पूछा, क्या एक नजर देखने की भी इच्छा नहीं है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह नीचे देखकर शादी की ड्रेस को याद करने लगी, उस दिन की जब मैंने 6 घंटे उसका साथ दिया था। उसने कहा, उस दिन गुस्से में थी, कमर और लहंगे से नाखुश थी। मैंने एक शिकायत भी नहीं की। मैंने कहा था, जब तक तुम्हें पसंद आए कितनी भी बार बदलवा लो। उसकी आंखों से आंसू गिरे। कहने लगी, पहले सोचती थी ये सब मेरा हक है। उसने कहा कि ये हमेशा कहता था कि मैं दबाव डालता हूं। अब समझ आया कि मैंने तुम्हें सुरक्षा दी थी। वह बेवकूफ थी जिसने उस सुरक्षा को जंजीर समझा और सस्ते भावनात्मक झूठ को आजादी समझा। ये बातें 1 महीने पहले सुनती तो शायद दर्द होता। अब सिर्फ शांति है। मैंने कहा, हर किसी को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। वह जल्दी से बोली, दहेज वापस कर दूंगी, सब कुछ चुका दूंगी, और कि ये से भी सब कुछ खत्म कर दूंगी, नई शुरुआत करने की गुजारिश की। मैंने उसे देखकर कहा, हमारी कोई नई शुरुआत नहीं होगी। वह जम गई, पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि तुमने गिलास नहीं, मेरा विश्वास तोड़ा है। वह रोती हुई हिलने लगी, कहने लगी, सब ठीक हो सकता है। मैंने कहा, नहीं हो सकता। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने उसे बताया, हर देर से आने और बहाने ने मुझे उस रात की याद दिला दी जबकि ये दरवाजे पर खड़ा था। मैंने कहा, मैं अपनी बाकी जिंदगी सवाल जवाब में नहीं गुजारना चाहता। उससे बोलते नहीं बन रहा था। मैंने दराज से उसका दिया कफलिंग्स का डिब्बा निकाला। 4 साल पहले उसने मेरे सादे कपड़ों से ऊबकर ये खरीदा था। उसने कहा था, अब हर अहम मौके पर पहनना। माता पिता से मिलने, शादी की बातचीत, ड्रेस फिटिंग, हर जगह मैंने यही पहना। अब इसे वापस करने का समय आ गया है। मैंने डिब्बा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी चीज है। उसने नहीं लिया। आंसू डिब्बे के ढक्कन पर गिरे। उसने पूछा, क्या सच में मुझे नहीं चाहिए? मैंने हाँ कहा। वह कांपते कंधों के साथ रोने लगी। उसने पूछा, अगर उस दिन मैंने कि ये को कमरे में नहीं आने दिया होता तो क्या आज हम शादीशुदा होते? चुप्पी के बाद मैंने कहा, शायद, पर दुनिया में अगर मगर नहीं होते। लिफ्ट का दरवाजा खुला। किन युइचुआन ने माहौल भांप लिया और वापस हट गया। आखिरकार ली शिंगमियान ने डिब्बा ले लिया। 2 कदम पीछे हटकर मेरी ओर देखने लगी, मानो मेरा चेहरा याद करना चाहती हो। उसने पूछा, कहां जा रहे हो? लौटोगे? मैंने कहा कि हाइचिंग जाने के बाद लौटूंगा, लेकिन उसे इंतजार न करने को कहा। ये 2 शब्द उसकी आखिरी उम्मीद खत्म कर गए। वह बॉक्स लेकर मुड़ी और चली गई। शादी की ड्रेस का घेर गलियारे में फैला, देर से आए अंतिम संस्कार जैसा। मैंने दरवाजा बंद किया। कमरा शांत था। टेबल पर पड़ा हाइचिंग प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट नई शुरुआत की तारीख दिखा रहा था। मैंने कलम उठाई और शेन यांजू का नाम साइन किया। इस बार मैं किसी का दूल्हा नहीं, बस खुद था। हाइचिंग की हवा इस शहर से ज्यादा नम थी। मेरे पहुंचने के दिन ही भारी बारिश हुई। प्रोजेक्ट साइट पुरानी इलाके में थी। मैं शेड के नीचे खड़ा मजदूरों को सामान उठाते देख रहा था। सब कुछ जाना पहचाना लगा। इन सालों में मैंने पुरानी चीजें ठीक करना सीखा है, पर रिश्ते मकान नहीं, दरारें भरने या टूटे हिस्से बदलने से ठीक नहीं होते। कुछ चीजें ढहती हैं तो बस ढह जाती हैं। 2 महीने बाद ली परिवार के निपटारे का नतीजा आया। दहेज के 8,88,000 रुपए लौटाए गए। ली हाउ का कर्ज समझौते के मुताबिक किश्तों में चुकाया जाएगा। रिनोवेशन का पैसा क्यूए को ट्रांसफर हुआ था। आखिरकार ली शिंगमियान और उसे मिलकर वापस करना पड़ा। क्यूए पर कई विवादों के चलते सामूहिक मुकदमा दायर हुआ। स्टूडियो बंद, अकाउंट सस्पेंड। हीलिंग ब्लॉगर का ढोंग मजाक बन गया। सुना है उसने ली शिंगमियान से मिलकर माफी मांगने की कोशिश की। कहा कि वह डर गया था। सालों के रिश्ते को देखते हुए मदद करने को कहा। ली शिंगमियान नहीं मिली। उस रात की चैट, ट्रांसफर रिकॉर्ड और भड़काऊ वॉइस नोट सब वकील को सौंप दिए। इंसान तभी सीखता है जब गिरता है कि चाकू किसने दिया। ली जेंटिंग की कंपनी आखिरकार बच गई, पर अब यह मेरे लिए मायने नहीं रखता। उन्होंने एक खाली प्रॉपर्टी बेचकर फंडिंग गैप पूरा किया और तकनीकी सर्विस के लिए प्रोफेशनल टीम लगाई। साल के आखिर तक उन्होंने मुझे चाय का डिब्बा और हाथ से लिखा खत भेजा। खत में लिखा था, ली परिवार की मेरे सामने मांगने की हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा कंपनी आज तक चली तो मेरी मदद वह कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा शिंगमियान की गलती जीवन भर की सीख है। काश मेरा भविष्य शांतिपूर्ण रहे। मैंने चाय रख ली, खत दराज में डाल दिया। कोई जवाब नहीं दिया। कुछ शिष्टाचार यहीं तक ठीक रहता है। साल के आखिर में मैं आखिरी दस्तावेजों के लिए शहर लौटा।
वकील जो ने ऑफिस में मिलकर केस क्लोज करने की पुष्टि करने को कहा। पहुंचा तो ली शिंगमियान पहले से मौजूद थी। उसने हल्के ग्रे कोट में थी, बाल छोटे करवा लिए थे। उसने मुझे देखा, आंखों में हलचल थी, पर पहले की तरह दौड़कर नहीं आई। वह उठी और धीरे से बोली, बहुत दिन बाद। मैंने भी वही जवाब दिया, बहुत दिन बाद। अब मीटिंग टेबल के दोनों ओर बैठे दो सामान्य पार्टियों की तरह। वकील जो ने एक एक कर पुष्टि की, दहेज वापस, लोन एग्रीमेंट लागू, शादी के खर्चे चुकते, शादी के घर का सामान ट्रांसफर हो गया, दोनों पक्षों की संपत्ति विवाद समाप्त होने की पुष्टि करें। अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते ही वकील जो ने फाइल बंद कर दी। उन्होंने घोषणा की कि कानूनी रूप से सब कुछ निपट गया है। ली जिंगमियान ने लंबे समय तक कलम पकड़े सिर झुकाए रखा, फिर पूछा, क्या हमारा मामला भी निपट गया? वकील जो समझदारी से बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ हम दो रह गए। मैंने उसे देखकर कहा, हमारा तो बहुत पहले निपटारा हो चुका। उसने कड़वी मुस्कान के साथ याद किया, अगर उस रात गलती न होती, अगर मेरे त्याग का पहले पता चलता, अगर की ये की बात न मानती, तो क्या सब अलग होता? मैंने कहा, हाँ। उसकी आंखें एक पल चमक उठीं। फिर मैंने कहा, पर अगर से जीवन दोबारा नहीं लिखा जाता। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने एक छोटा सा डिब्बा निकालकर मेरी ओर बढ़ाया, कहा, यह शादी की अंगूठी है। मैंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरे पास तो है। उसने सिर हिलाया, ये मैंने खरीदी थी, वही डिजाइन, इसमें उसका नाम खुदा है। आंखों में आंसू भरकर बोली, जानती हूं तुम इसे नहीं लोगे, बस तुम्हें बताना चाहती थी। उस वक्त मैं सच में जीवन भर साथ रहना चाहती थी। मैंने डिब्बा नहीं छुआ, कहा, तुम ही रख लो। रोते हुए बोली, शायद अब तुम जैसा कोई न मिले। मैं खड़ा होकर बोला, दूसरों के साथ अच्छा बनना सीखो। वह स्तब्ध रह गई। मैंने फाइल उठाई और जाने लगा। दरवाजे पर उसने मुझे रोका, पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैंने सोचकर कहा, नहीं। वह रो पड़ी, जैसे कोई हल्की सजा मिली हो, लेकिन मेरी अगली बात ने उसे जड़ कर दिया। मैंने कहा, नफरत नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैंने दरवाजा खोला। बाहर गलियारे में सर्दियों की धूप फर्श पर बिखरी थी, चुभने जैसी चमकदार। मैं वकील के दफ्तर से बाहर निकला। किन यूचुआन की कार सड़क किनारे खड़ी देखी। उसने खिड़की खोलकर कहा, हैचिंग वाले तुम्हें याद कर रहे हैं। पुरानी मोहल्ले का दूसरा चरण तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा है। मैंने कार का दरवाजा खोला, बस इतना कहा, चलो। कार चली। उन गलियों से गुजरी जो मेरे लिए बिल्कुल अपनी थी। उस होटल के पास से गुजरे जहां शादी हुई थी। मैंने खिड़की से एक नजर देखा। सामने नई जोड़ी फोटो खिंचवा रही थी। दुल्हन की मुस्कान मीठी थी। दूल्हा सावधानी से उसकी घाघरा संभाल रहा था। मुझे न दुख हुआ, नहीं ईर्ष्या। बस अचानक समझ आया, सच्चा प्यार कभी हास्यास्पद नहीं होता। हास्यास्पद तो वो है जो उसे अयोग्य को दे दे और वक्त रहते वापस न ले। फोन कंपाया। एक अनजान नंबर से एसएमएस आया। लिखा था, झुयांझू, नव वर्ष मंगलमय। आगे जो मिले वो मुझसे बेहतर तुम्हारी कदर करे। मैंने कुछ सेकंड देखा, फिर डिलीट कर दिया। किन यूचुआन ने पूछा, कौन था? मैंने सिर्फ दो शब्द कहे, बीता हुआ। वह हंसा, बोला, वो बीता हुआ तो एसएमएस भेजना जानता है। मैं भी हंसा। कार की खिड़की से बाहर शहर की रोशनी धीरे धीरे जगमगाते हुए देख रहा था। मैंने कभी सोचा था कि ली शिंगमियान खो देने के बाद मेरा पूरा भविष्य ही खो जाएगा। बाद में मुझे पता चला, मैंने बस एक पुराना सपना खोया था जो मुझे लगातार खा रहा था। शादी रद्द होने वाले दिन सबको लगा कि मैं हार गया। उन्होंने सोचा कि दूल्हा नहीं आया, इसलिए मैं शर्मिंदा होकर चला गया। लेकिन केवल मुझे ही सच पता है। जिस पल मैंने अंगूठी वापस ले शादी रद्द की, फिर ताला बदला, कार खींच ली और कानूनी नोटिस भेज दिया, तभी मैं वास्तव में खुद को वापस पाया। ली शिंगमियान बाद में कैसी है, मैंने कभी पूछताछ नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपना डांस इंस्टीट्यूट बेच दिया और दूसरे शहर में नया शुरुआत किया। कुछ कहते हैं कि वह कभी भी दोस्तों की शादियों में नहीं गई। कुछ और लोग कहते हैं कि हर साल वह उस होटल के पास आकर काफी देर तक खड़ी रहती है। लेकिन यह सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टूटे दर्पण को फिर से जोड़ना रोमांटिक लगता है, लेकिन असलियत में यह बस दर्पण पकड़ने वाले को एक बार फिर से काटना है।
मैं शेन यांजू ने प्यार किया, सब कुछ दिया और सम्मान के साथ खुद को अलग भी किया। आज के बाद मैं किसी का होने वाला दामाद नहीं रहूंगा, नहीं किसी के लिए पैसे निकालने वाला मशीन बनूंगा, नहीं किसी के गुस्से और टूटने के बाद सुरक्षित आराम की जगह बनूंगा। मैं केवल खुद हूं। और इस बार मैं आखिरकार आजाद हो गया हूं।